KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंबी आयु की कामना के साथ सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री पूजन कर वट वृक्ष की परिक्रमा की। महाराष्ट्र से काशी आए 5 युवकों में एक की गंगा स्नान के दौरान डूबने से हुई मौत। फ्रांस की न्यायिक अधिकारी ने नमामि गंगे टीम के साथ किया मां गंगा का पूजन। और करौंदी नासिरपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। पति की लंबी आयु की कामना के साथ सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री पूजन किया तथा वट वृक्ष की परिक्रमा कर कथा सुनी। नगर में वट सावित्री पूजन की धूम रही। सनातन धर्म में वट सावित्री का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। वेद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली अमावस्या महत्वपूर्ण है। इस बार अमावस्या 6 जून यानी गुरुवार को रही, इसलिए वट सावित्री व्रत गुरुवार को मनाया गया। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करने में सुबह से ही जुटी रहीं। महिलाएं सुबह से ही पारंपरिक परिधानों में सज धज कर वट वृक्ष के समक्ष पहुंची, जहां लाल धागा बांधकर वट वृक्ष की परिक्रमा की और विधि विधान से पूजन करते हुए विभिन्न प्रकार के पकवान, फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित किया। सौभाग्य प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसलिए वट सावित्री व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत कथा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। मान्यता है कि बरगद पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा जी और इसकी शाखाओं में भगवान शिव वास करते हैं। वट सावित्री व्रत कथा के बाद वट वृक्ष में 7 बार कलावा लपेट कर बांधा जाता है। वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करने को पति पत्नी के 7 जन्मों के संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत विशेष महत्व रखता है। पति की लंबी आयु के लिए विवाहित महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास भी रखती हैं। इस अवसर पर बाबा भोले की नगरी काशी में वट सावित्री पर्व की धूम रही। काफी संख्या में सुहागिन महिलाएं विभिन्न मंदिरों और पूजा स्थलों पर पहुंची, जहां पर वट वृक्ष का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन हेतु महिलाओं की काफी भीड़ रही। पूजन के पश्चात महिलाओं ने इस व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। आज जो है वट सावित्री का व्रत है और इसको यमराज वट सावित्री जो सती थी, उन्होंने जो है यमराज से अपनी पति की दीर्घायु के लिए यमराज से वरदान मांगा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए। यमराज ने जब वरदान दिया तो फिर सावित्री ने यमराज से कहा कि देखिए कि मुझे जब मेरे पति नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे कहाँ से होंगे। तब यमराज ने हार मान करके और जो है सावित्री के पति को लौटा दिया। वो तभी से वट पूजा का प्रारंभ शुरू हुआ। इसीलिए औरतें आती हैं, अपनी सौभाग्य की रक्षा के लिए आज व्रत करती हैं और 7 फेरी लगाती है कच्चा सूत से कि मेरा 7 जन्म में अपने पति के साथ मेरा मिलन है। और जो है फल फूल नैवेद्य, इसमें विशेष करके चना जो है भोग लगाना चाहिए, क्योंकि चना का विशेष महत्व है। आज जो है सौभाग्य स्त्रियां पूरा श्रृंगार करके, नया वस्त्र धारण करके
और जो है सब पूरा श्रृंगार करके आज अपनी पति की दीर्घायु के लिए वट की 7 परिक्रमा लगाती हैं, कच्चा सूत लेकर के उसमें फल फूल आदि चढ़ाती हैं। ये बरगद का पेड़ है, वट सावित्री बहुत पहले से ये चला आ रहा है। ये इसी धरती पे एक सती थी सावित्री, वो एक राजा की राजकुमारी थी और उन्होंने एक राजा के लड़के से ही शादी किया, लेकिन किसी वश उनका राजपाट छिन गया था। उनके सास ससुर अंधे थे और वो उनके पति लकड़ी का काम करते थे और उनकी कुंडली में लिखा था कि शादी के पूर्वांत 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो भी सावित्री ने अपने माता पिता से जिद करके शादी कर ली। शादी के बाद जब लास्ट दिन था 1 साल का, तो उनके पति ने कहा कि मुझे लकड़ी लाने जंगल में जाना पड़ेगा। उनको पता था कि आज मेरी पति की लाश है। उन्होंने बहुत जिद किया कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। उन्होंने गए और वहाँ पे वो पेड़ काटने लगे, लेकिन उन्होंने सावित्री से कहा मुझे चक्कर आ रहा है। सावित्री को लगा, उन्होंने कहा मेरे गोद में आप सर रख के लेट जाइए। इतना में ही उनके पति की प्राण चली गई। उसके बाद वो प्राण के साथ ही पीछे पीछे सावित्री ने अपना शरीर छोड़ के यमराज के पीछे लग गई और यमराज पीछे पीछे चलने लगे और कहने लगे कि पुत्री, ये नियम के विरुद्ध है, क्योंकि जिसका मुझे प्राण लेने का हक है वही मेरे साथ जाता है। और इसी वजह से उन्होंने अपने पति को यमराज से प्राण लेकर आए। जो नहीं था नामुमकिन, उन्होंने नामुमकिन कर दिया। इसीलिए आज के दिन सारी सुहागिन औरतें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं सच्चे मन के साथ। जय सिया राम। क्या क्या विधि है, क्या क्या इसमें सामान लगते हैं? इसमें जो नया फल होता है, तरबूज, खरबूज, आम, केला, लीची, श्रृंगार का सामान, इसमें औरतें बहुत सज धज के आती हैं। जैसे मैं सजी धजी हूँ। और बरगद की, क्योंकि वो पेड़ के नीचे ही उनका प्राण निकला था, तो इसलिए कहा जाता है बरगद के पेड़ के नीचे ही इसकी पूजा करनी चाहिए, ये मान्यता है। इसी धरती की थी लो नर्मदा, सती अनसुईया, जो अपने पति के लिए सब कुछ करती थी। हम लोग भी उन्हीं के चलान पे चल रहे हैं, कर रहे हैं। जय सिया राम। निर्मला जी कहाँ रहती हैं? हम यहीं रविंद्रपुरी में रहते हैं। आज किस प्रकार की पूजा कर रही हैं, कहाँ पर कर रही हैं, किस पेड़ के नीचे कर रही हैं? मैं रविंद्रपुरी में पूजा कर रही हूँ। मैं वट सावित्री की पूजा कर रही हूँ। अपने पति के आयु के लिए पूजा कर रही हूँ। मेरे पति का लंबी आयु बढ़े, इसके लिए मैं पूजा कर रही हूँ। इस पूजा की विधि क्या क्या होती है, किस प्रकार से ये पूजा की जाती है? इस पूजा की विधि ये होती है कि हम श्रृंगार का सामान जो भी चढ़ाएँगे, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो भी चढ़ाएँगे, अपने सुहाग में यूज करेंगे। इसके लिए पूजा होता है। और यही है सर, यमराज ने लेके सावित्री के पति को जा रहे थे, तो सावित्री ने अपने पति को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे लग गई। इस प्रकार से हम लोग भी अपने पति के लिए, रक्षा के लिए ये पूजा करते हैं। अच्छा, ये बरगद के पेड़ में हम देख रहे हैं कि महिलाएं धागा जो है राउंड राउंड रन कर रही हैं। उनके आयु के लिए लपेट रहे हैं, उसके आयु बढ़े, उनका हमारा सुहाग बढ़े, इसके लिए हम लोग पूजा करते हैं। ये जो फेरा लिया जा रहा है, ये कितना लिया जाता है? वो 11 फेरा लिया जाता है, कोई 21 लेता है, कोई 108 लेता है, अपना लेने के ऊपर है। साल में कितनी बार पूजा होती है? एक ही बार होती है। महाराष्ट्र से काशी आए 5 युवकों में एक की गंगा स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित तुलसी घाट पर एक व्यक्ति डूब गया। दोपहर करीब 2 बजे महाराष्ट्र के रहने वाले सागर दिनकर की डूबने से मौत हो गई। उनके मित्रों ने बताया कि हम 5 लोग काशी बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए आए थे। उससे पहले गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि जल पुलिस द्वारा गंगा में स्नान करते समय चेतावनी दी गई थी कि बैरिकेडिंग के आगे न जाएं, लेकिन ये लोग आगे चले गए थे। तभी अचानक 2 दोस्त डूबने लगे, जिसमें एक गहरे पानी की तरफ चला गया और डूब गया। मृतक के दोस्त धनंजय ने बताया कि सागर महाराष्ट्र में PWD कर्मचारी था। उसके परिवार में माता पिता और बहन हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उस पर ही थी। उसके पिता दिनकर तुकाराम दिव्यांग हैं और बहन अभी पढ़ाई कर रही है। वहीं परिवार वालों को भी सूचना दे दिया गया है। शव को निकालने वाले राकेश साहनी ने बताया कि हम लोग नाव चलाते हैं और जल पुलिस की सूचना पर निःशुल्क
गंगा से शव भी निकालते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 सप्ताह में हमने 5 से 6 शव निकाला और अगर साल भर का आंकड़ा निकाला जाए तो 40 से 50 लोगों का शव हमने निकाला है। उन्होंने बताया यहाँ लोग जब गंगा स्नान करने आते हैं तो उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वह गहरे पानी में न जाएं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं और गहरे पानी में चले जाते हैं जिससे वह डूब जाते हैं। निःशुल्क सेवा करते हैं, जैसे कोई डूब जाता है तो आके निःशुल्क डेड बॉडियाँ हम लोग निकालते हैं। अच्छा, तो अभी तुलसी घाट पे आज दूसरा बार ऐसा घटना? जी, कल भी एक लोग डूबे थे तो आके हम लोग निकाले थे, फिर आज भी डूबे तो जल पुलिस द्वारा हम लोग को सूचना मिलता है, फिर यहाँ पे आके हम लोग अपना काम कर देते हैं, निकाल देते हैं। अच्छा, पूरा निःशुल्क सेवा? जी, एकदम निःशुल्क। अब तक अगर 1 महीने में बात करें तो कितनी बॉडी आप निकाल दी? 1 महीने में तो लगभग अभी 4-5 निकाले हुए हैं। उसके पहले जैसे सालाना बात करेंगे तो कम से कम 40-50 डेड बॉडियाँ ढक जाती हैं। अच्छा, क्या कारण रहता है लोग यहाँ? जैसे लोग स्नान करने आते हैं, मना करने, जैसे बोट वाले हैं मना करते हैं तो मानते नहीं, लड़ाई झगड़ा उनसे करने, तो वो लोग मना करना छोड़ देते हैं, तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। जो आगे बढ़ते हैं थोड़ा गड्ढा गुड्ढी रहता है तो जाके डूब जाते हैं। उसमें हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। फ्रांस की न्यायिक अधिकारी ने नमामि गंगे टीम के साथ मां गंगा का पूजन किया। फ्रांस की न्यायिक अधिकारी रोमी सरकार ने गुरुवार को दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे टीम के साथ मां गंगा की आरती उतारी। फिर गंगा सेवक राजेश शुक्ला के साथ श्रमदान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता संदेश को आगे बढ़ाया। साथ ही आम जनता से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। फ्रांस की न्यायिक अधिकारी ने दशाश्वमेध घाट से भव्य एवं दिव्य गंगा द्वार तक घाटों की आभा को निहारा। भारतीय मूल की फ्रांस निवासी रोमी सरकार ने कहा कि भारत के लिए गंगा महज नदी नहीं बल्कि राष्ट्र की जीवन धारा है। नदियाँ संस्कृति की संरक्षक और संवाहक भी हैं। हमें मिलकर नदियों का संरक्षण करना है। इस दौरान प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सोनी चौरसिया और उनके पति डॉक्टर सचिन रोहिला भी मौजूद रहे। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा के प्रति हमारे जो सरोकार हैं उसे समझना होगा, इसे ईमानदारी से निभाना भी पड़ेगा। इस मौके पर फ्रांस की न्यायिक अधिकारी रोमी सरकार, नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला आदि मौजूद रहे। आज हमारे बीच में फ्रांस से पधारी, क्योंकि फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक अधिकारी हैं जिनका नाम है रोमी सरकार जी। वो गंगा जो नमामि गंगे योजना है उससे इतना प्रेरित है कि आज उन्होंने अपने स्वयं के हाथों से मां गंगा की आरती उतारी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान में सहयोगी बनी है। हमारे साथ आज मशहूर नृत्यांगना, कथक नृत्यांगना और जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, सोनी चौरसिया जी भी हैं। और हम सब ने मिलकर गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता अभियान से जुड़कर यह संदेश देने का प्रयास है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं और इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। और फ्रांस के लोग भी गंगा स्वच्छता के प्रति आशान्वित हैं। नमामि गंगे योजना के तहत जो कार्य हो रहा है उसके प्रति सभी संवेदनशील हों। गंगा स्वच्छता के प्रति सभी संवेदनशील हो, गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल हो और सबका साथ हो, गंगा साफ हो। इस उपक्रम में हमारे बीच में डॉक्टर रोमिल सचिन रोहिला जी भी यहाँ उपस्थित हैं और हम सब ने मिलकर गंगा स्वच्छता की है और सबने यही आशीर्वाद मांगा है कि गंगा पीढ़ी दर पीढ़ी हम आने वाले जो हमारे भारतवर्ष के नागरिक हैं उनके संरक्षण में पलते रहें, उनके आंचल में पलते रहें। नमः पार्वती पटे हर हर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty,
indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. My campus. My classroom. My library. My lab. My computer lab. This is our playground. This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करौदी नासिरपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में पौधारोपण किया गया। वार्ड नंबर 39 करौदी नासिरपुर में दुर्गा मंदिर के प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पार्षद श्याम भूषण शर्मा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विद्यार्थियों ने फलदार वृक्षों का रोपण किया। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शशि पांडे से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमने ऐसे पौधों को भी चिन्हित कर लगा रहे हैं जहां हमेशा सूखा रहता है और ऐसे पौधे सूखे मौसम में भी अच्छी तरह से फल फूल रहे होते हैं। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है जिससे पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब पर इसका असर दिखाई दे रहा है। अब समय आ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति हर साल कुछ पौधे लगाने और उसकी देखभाल कर उसे बड़ा होने का मौका दें। उन्होंने कहा, मैं अपने छात्रों के साथ दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण से लोगों को एक संदेश देने के लिए यहाँ पौधारोपण का कार्य कर रही हूँ, जिससे लोगों में यह संदेश जाए कि पौधे पर्यावरण एवं धरती माता की संरचना बनाए रखने में कितने कारगर हैं। वहीं पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि वार्ड के सभी सम्मानित सदस्य एवं यहाँ की सम्मानित जनता हमारे साथ वृक्षारोपण का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल सिंह, विकास दुबे, अमित सिंह, सुरेंद्र प्रजापति आदि लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मना रहे हैं, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। आज का जो थीम है 2024 का, वो है लैंड रिस्टोरेशन, डिज़र्टिफिकेशन और ड्राउट रेजिलियंस। मतलब कि हम ऐसे पौधे बनाएं जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में भी उगा सकते हैं। इसका कारण ये है कि निरंतर पौधे कटने के कारण जो है ये तापमान में वृद्धि होती जा रही है और उस तापमान की वृद्धि के कारण हमारे पौधे, जनजीवन, पशु पक्षी सब पर असर पड़ रहा है उस तापमान की वजह से, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम तापमान रेजिलिएंट, मतलब ड्रॉट रेजिलिएंट, सूखा रेजिलिएंट और टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाएं, उनको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। साथ ही साथ आज आवश्यकता ये है कि हम आम व्यक्ति को घर घर जाकर प्रेरित करें कि कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि हम वातावरण में जो ये तापमान में वृद्धि हो रही है इसको संतुलित कर सकें। और इसी उद्देश्य को लेते हुए आज मैं पर्यावरण समन्वयक अपने सभी पर्यावरण विद्यार्थियों के साथ इस जगह पे आई हूँ, ताकि यहाँ पर मैं पौधारोपण कर जो आम जनता है उसको ये संदेश पहुँचा सकूँ कि पौधे कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कितनी उनकी ज़रूरत है। अगर हम उनको लगाएंगे तो हम वातावरण भी शुद्ध रख सकते हैं, साथ ही साथ हम जो पंच तत्व हैं देखा जाए उन सबको मेंटेन कर सकते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं पौधों को लगाने से, साथ ही तापमान
तापमान को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला गया, 45 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि निरंतर हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, वहाँ पर कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, कंक्रीट की सड़क बनाते जा रहे हैं, सड़क के चारों तरफ पौधे नहीं लगा रहे हैं, उनके किनारे कोई भी वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। और अब पर्यावरण दिवस को भी हम एक उसकी तरह से ले रहे हैं कि आज पौधे लगाए, कल उन पौधों का क्या हुआ उसकी देख रेख करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं होता है। इसको केवल हम एक दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसको दिवस के रूप में ना मना करके हमें इसको अपने अंतर्मन में धारण करना होगा कि हम पौधे लगाएं। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो जनरली रूफ टॉपिंग या छत पे जो गमले लगा करके उसमें पौधे लगाएं, और साथ में वो सब्जियां उगा सकते हैं, अपनी कुछ फल और जो है सब्जियां उगाने की व्यवस्था कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है अगर हम संकल्प ये ले लें कि हम एक एक दो दो पौधे ही लगा करके अपना कुछ योगदान जो है पर्यावरण को संतुलित करने में दें, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी इस समाज के लिए। मैडम पूरा परिचय एक बार आपका बता दें। मैं प्रोफेसर शशि पांडे हूँ। मैं इस समय पर्यावरण विज्ञान विषय की समन्वयक हूँ, जो कि वनस्पति विज्ञान विभाग में आता है। और आज मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। सारे पर्यावरण विज्ञानी हैं, इन्होंने MSc फाइनल की परीक्षाएं दे दी हैं और इनके रिज़ल्ट शीघ्र आने वाले हैं। मैं इनको लेकर के इसलिए आई हूँ ताकि ये पर्यावरण विज्ञानी होने के नाते अपने महत्व को समझें और जो कुछ भी इन्होंने विश्वविद्यालय से लर्न किया है उसको ले जाएं और जन जन तक, सोसाइटी में हर जगह जो है अपने ज्ञान को बांटें। और ये कहें कि कम से कम हर एक व्यक्ति एक पौधा लगाए ही नहीं, उस पौधे की देखरेख करे और उसको जो है एक प्रॉपर पेड़ के रूप में विकसित होने का संकल्प ले। कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले सभी छात्र जो पर्यावरण विज्ञान में अपनी स्नातकोत्तर पूर्ण किए, उनका एक ही लक्ष्य है कि भारत के जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना कि पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन कितना आवश्यक है। खास करके आप लोग इस समय में एक चीज़ महसूस कर पा रहे होंगे, जिस हिसाब से तापमान बढ़ती जा रही है वो डायरेक्ट इंडिकेशन है कि जो पर्यावरण की दोहन हो रही है उसकी गति इतनी अधिक है, पर्यावरण रिस्टोर नहीं कर पाती है अपने आप को। जैसे मालवीय जी का अपना एक सिद्धांत था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे पश्यामि भद्रन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अभी भी जब आप कैंपस में पहुंचेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति मिलेगी शहर के अपेक्षा। हमारा थीम यही है कि बनारस का हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा विश्वविद्यालय की तरह ही हरा भरा हो, और हरियाली के बीच जब मानव पलता बढ़ता है तो उसके गुणों को समझता है और अपने आप को उस परिस्थिति में ढालता है, जिससे वो अपना संवर्धन तो करता ही करता है। जो पेड़ पौधे पे उगने वाले रहने वाले जीव जंतु हैं, पक्षियां हैं, वो भी अपने आप को फलीभूत करती है और अपनी जनसंख्या का संवर्धन करती है। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने PM के कम वोटों के अंतर पर जीत का कारण भाजपा का अहम बताया। देखिए, यह जीत PDA की जीत है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगरा, औरत, आदिवासी, जो PDA माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था वही उसी PDA का जीत है। वही PDA के लोग ने अखिलेश यादव जी को वोट दिया है और यह PDA बनाने वाले अखिलेश यादव जी और PDA को ज़मीन पर उतारने वाले अखिलेश यादव जी, संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना, यह PDA ने किया और PDA ने जीता है। 37 सीट समाजवादी पार्टी और 6 सीट कांग्रेस पार्टी। बनारस का लिया जाए तो बनारस में जिस तरह से 400 प्लस की नारा लगा रहे थे और सीट जो वोट बैंक है उसके भी बढ़ने की बात है, लेकिन जिस तरह से मैं बता तो रहा हूं आपको कि 400 का नारा और PDA का नारा, PDA भारी रहा और बनारस में जो प्रधानमंत्री जी को
मैक्सिमम वोट से जिताने की बात हो रही थी कि सबसे ज़्यादा वोट से जिताएंगे, उनको लॉलीपॉप दिखा दिया राहुल गांधी ने 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीतकर, जिसको ये लोग पप्पू समझते थे, पप्पू ने ही इन लोगों को पप्पू बना दिया, असली का पप्पू। एक समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर भी वायरल मतलब लगा हुआ है हर जगह काशी में, घमंड टूटा। किसका घमंड टूटने की बात समाजवादी पार्टी के? अब देखिए, जो पोस्टर लगाया है वही बताएगा कि किसका घमंड टूटा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बताता है कि 400 पार का नारा देने वाले लोग जब 200 पार के लिए तरसने लगे तो कहीं ना कहीं घूम के यह लगता है कि घमंड उन्हीं का टूटा है कि हम 400 पार कर रहे थे और 200 पार करने में पानी फेंक दिए, पसीना छूट गया हमारा। तो घमंड तो उन्हीं का दिखाई दे रहा था। जिस तरह से वो लोग चुनाव में भाषणों में अपने बता रहे थे कि 80 की 80 सीट, 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार, तो कहीं ना कहीं यह अहंकार झलक रहा था। तो उस अहंकार की हार हुई है। मेरा मानना ये है कि आप जब ज़मीन पर अच्छा काम करते हैं, जनता के हित का काम करते हैं, तो आपको 400 पार, 500 पार, 300 पार, 200 पार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम के नाम पर आप वोट मांगिए। आप पीडीए के एक सहयोगी दल, क्या लगता है कि किसकी सरकार, दोनों लोग अपना जो है बहुमत जुटाने में लगे हुए हैं? देखिए, ऐसा है ना कि वास्तविकता तो ये है कि पीडीए ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हाफ के नीचे कर दिया है, और मुझे लगता है कि यही स्थिति रहा तो 2027 के विधानसभा में पूरा का पूरा साफ ना कर दे पीडीए, और ऐसा लगता है कि वही होगा। अब सरकार किसका बनना है, किसका नहीं बनना है, ये तो नंबर तय करेगा, किसके पास कितना नंबर है, और उस नंबर के हिसाब से सरकार बनेगा, चाहे जिसका भी सरकार बने। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री किसको आप देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। उनसे मजबूत आज पूरे भारत में कोई नेता नहीं है। पूछिए कैसे? 63 सीटों पर लड़ के जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो नेता 37 सीट ले आता हो, और वहीं कांग्रेस पार्टी 300 से ज़्यादा सीटों पर लड़के अगर 95 सीट ले आती है, तो रेशियो में फर्स्ट कौन है? अखिलेश यादव। ममता बनर्जी 40 सीटों पर लड़के और 32 सीट ले आती हैं। तो उत्तर प्रदेश, अगर आप आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो देश की तीसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी। रेशियो का हिसाब देखेंगे, परसेंटेज निकाल के देखेंगे तो नंबर 1 की पार्टी है पूरे देश में, अखिलेश यादव की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लड़ती है 540 सीटों पर, 35 सीटों पर, और वो पाती है 240 सीट। अखिलेश यादव लड़ते हैं 63 सीटों पर, पाते हैं 37 सीट। तो नंबर 1 की पार्टी अगर परसेंटेज के हिसाब, वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अखिलेश यादव, और उनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। उत्तम, सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम, उनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे हैं, परिवार पढ़ा लिखा है, एक बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको सरकार चलाने की पूरी टेक्निक मालूम है। उत्तर प्रदेश में विकास का रास्ता दिखाने की शुरुआत अखिलेश यादव जी ने ही 2012 में शुरू किया। चाहे मेट्रो ट्रेन लखनऊ में ले आए हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाने का पहला शुरुआत उन्होंने किया, तो हर चीज़ का विकास का रास्ता उन्होंने दिखाया है। तो देश का भी विकास उन्हीं के बताया गया, उत्तर प्रदेश के रास्ते पर ही चलकर आज जो भी सड़क पानी आपको दिखाई दे रहा है। तो अखिलेश यादव से बेस्ट और नेक्स्ट पीएम कोई नहीं हो सकता। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंबी आयु की कामना के साथ सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री पूजन कर वट वृक्ष की परिक्रमा की।
महाराष्ट्र से काशी आए 5 युवकों में एक की गंगा स्नान के दौरान डूबने से हुई मौत। फ्रांस की न्यायिक अधिकारी ने नमामि गंगे टीम के साथ किया मां गंगा का पूजन। और करौंदी नासिरपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति किया गया जागरूक। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।